राम राम फैसला 2023 में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में हुए चुनावों की मतगणना जारी है। ताजा रुझानों के मुताबिक त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन को यहां झटका लगा है। नागालैंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीपीपी गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जहां तक मेघालय का सवाल है, यहां किसी को बहुमत मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन ममता दीदी की शानदार एंट्री हुई है। कांग्रेस विधायकों के दल बदल से टीएमसी को फायदा हुआ है, जिससे बीजेपी का खेल भी बिगड़ गया दिखता है। फिलहाल टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी 5-5 सीटों पर आगे है। एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 26 सीटों के साथ सबसे आगे है एनपीपी। कॉमरेड संगमा फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में वोटों की गिनती रुझान सामने आ चुके हैं। पूर्वोत्तर किसके साथ? केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कहते हैं, एक बार सुन लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अभी हर राज्य में बीजेपी का ही प्रभाव अभी चलेगा। चलिए, सीधे सीधे किरण रिजिजू ने एक लाइन में अपनी बात को खत्म किया कि नॉर्थ ईस्ट में अब भारतीय जनता पार्टी का ही जादू चलेगा। और इसी पर अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। पैनल हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी से मनोज पंडित स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। आरबी उपाध्याय साहब जुड़ेंगे। आलोक द्विवेदी वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। रत्नाकर सिंह कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज पंडित, सबसे पहले आपके पास। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी 33, मेघालय में 5, नागालैंड में 40। त्रिपुरा और नागालैंड में करीब करीब आपकी सरकार बनती दिखाई दे रही है। मेघालय में भी जोड़ तोड़ शुरू हो गई है। ऐसे में आज के रुझानों को देखते हुए, क्योंकि अभी पूरे नतीजों का इंतजार है, रुझानों पर भारतीय जनता पार्टी की पहली प्रतिक्रिया। ये जीत उस कार्यकर्ता की जो वहां पर जिन्होंने मेहनत की, जो प्रभारी थे और जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति स्पष्ट है, हम उसकी जीत की बात करते हैं। और मेरा मानना यह है कि जहां हम लोग सिर्फ 2 विधायक से स्टार्ट किया था, जहां पे हम लोग जाते थे तो कोई मिलता भी नहीं था, वहां पर आज हम सरकार बनाने के कगार पे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने काम किया है और उस काम की जीत है। और जो विकास के काम हम लोगों ने वहां पे जनता को वादे किए हैं, वो सब पूरे करेंगे। और उसी हिसाब से जो है ये सबकी जीत है। और मैं आपके मंच के माध्यम से सबको बधाई देना चाहता हूं कि जो हम लोग वहां पे, जो नौजवान वहां से दिल्ली आते थे और जिनको रोजगार नहीं मिलता था, आज उस रोजगार की बात भी करेंगे। और वहां पर जो हार्वेस्टिंग की प्रॉब्लम है, जो पानी की समस्या है, जो शिक्षा की समस्या है, जो बेरोजगारी की समस्या है, वो सब सरकार जो है दूर करेगी उसको। चलिए, आऊंगा आपके पास। रत्नाकर सिंह कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। रत्नाकर भाई, कांग्रेस की अगर कांग्रेस को टैली में देखा जाए तो मेघालय में ही 5 से 7 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। बाकी इक्का दुक्का सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। टीएमसी को फायदा हो गया है, बीजेपी को फायदा हो गया है, कांग्रेस पिछड़ रही है। आज के इन रुझानों पर, अभी तक के जो रुझान सामने आ रहे हैं, इस पर कांग्रेस का रिएक्शन? देखिए, मेरा कहना यह है कि आमतौर पे ये देखा जाता है कि जहां पे केंद्र की सरकार होती है जिसकी, और पूर्वोत्तर राज्यों की स्पेशली मैं बात कर लेता हूं, पूर्वोत्तर राज्यों में लगभग उनकी ही सरकारें रहती हैं, तो कोई अप्रत्याशित नतीजा नहीं है। रही बात जहां भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं न कहीं जो 3 राज्यों में इनकी सरकारें थी, आज देख लीजिए नागालैंड में तो ये पूर्ण बहुमत में दिख रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा में भी कहीं न कहीं ये अभी त्रिशंकु की ही स्थिति दिख रही है। और मेघालय में जिस एनपीपी के साथ ये गठबंधन में थे और सरकार बनाए थे, और उसके बाद जो है उन्होंने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और एनपीपी को बोला कि विकास में रोड़े अटकाने का काम कर रही है, तो वो मेघालय में किसके साथ गठबंधन करके सरकार वहां पे बनाएंगे, ये देखने की बात है। मेरा जहां तक अनुमान है कि अभी तक स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को नागालैंड में ही दिख रहा है। त्रिपुरा और मेघालय में इनकी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। और कांग्रेस पार्टी कहीं न कहीं पूरा प्रयास करेगी कि मेघालय में जो है गठबंधन की और नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बने। नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बने मेघालय में, इसकी कांग्रेस कोशिश करेगी। लेकिन बाकी जगह पर कांग्रेस कहां है, इसके लिए कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। रीजनल पार्टीज के साथ आपने 5-5 साल यहां पर राज भी किया है। कैसे कांग्रेस इतना पिछड़ती चली गई और भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया पूर्वोत्तर में भी अपनी सरकारें बनाने का? रत्नाकर जी। जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं आप देख लीजिए, जिस तरह से मेघालय की ही बात ले लेता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं या कह लीजिए प्रधानमंत्री जी हैं, वो उन्होंने जबरदस्त प्रचार किया। लेकिन कहीं न कहीं उनके प्रचार में सिर्फ उनको 3 सीट का प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जो काम किया, या त्रिपुरा की ही बात ले लेता हूं जहां पे उनकी सरकार थी,
जहाँ पे उनकी सरकार थी और आप ये उन्होंने देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को पंडित जी बोल रहे दीजिए, कमजोरी से नहीं लेती। भारतीय जनता हर चुनाव, चाहे निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव को हम गंभीरता से लेते हैं और गंभीरता से चुनाव का लेने का परिणाम हिंदुस्तान में कांग्रेस भी हिंदुस्तान बनाने का जो सपना है उसको पूरा करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी समझ लीजिए। जो आपकी नीति, जो आपकी यात्रा जो चल रही थी, उन यात्राओं का मैसेज क्या जा रहा है, क्या मैसेज गंभीरता दिखाते हैं कभी? आप बेरोजगारी के ऊपर कभी गंभीरता दिखाते? आप 24/7 365 सिर्फ चुनावी मोड में ही रहते हैं। हैदराबाद के छोटा सा निकाय के चुनाव में प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री तो पहुंच जाते हैं। मोड में रहते हैं, आरोप लग रहे हैं पंडित आपकी पार्टी पर। देश की चिंता नहीं है, बेरोजगारी की चिंता नहीं है, किसानी की चिंता नहीं है, खेती की चिंता नहीं है, रोजगार बढ़ाने की चिंता नहीं है, महंगाई की चिंता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मोड में रहते हैं आप। ये बड़ा आरोप कांग्रेस का। जवाब नहीं, आरोप कांग्रेस का काम आप बताइए। जब कांग्रेस आज वेंटिलेटर पे पड़ी है, कांग्रेस कहीं है नहीं देश में। आप ये भी मुझे लगता है कि हिमाचल में भी जो पुराना पेंशन का मुद्दा था वो इनका कामयाब हो गया, वरना हिमाचल से भी मुझे इतिहास बनाया होता हमने हिमाचल में भी। तो ये कांग्रेस जो है, कांग्रेस 37 साल बाद कांग्रेस में चुनाव हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वरना एक ही परिवार के आसपास घूम रहे थे। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चल रही थी उसी में सब काम कर रहे थे। तो मेरा मानना यह है कि अब देश की जनता समझ चुकी है कि करना क्या है, हमारा भविष्य सुरक्षित कहां पर है। तो उस सुरक्षा के हिसाब से आप देखिए 37 साल बाद उत्तर प्रदेश में इतिहास रचा गया। अभी जिस हिसाब से आज, इस बात से मतलब नहीं है राज कौन कर रहा है, इस बात से मतलब है कि हमारा भविष्य सुरक्षित कहां पर है, कौन काम कर रहा है। आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें हम लोग, टेक्नोलॉजी की बात करें, शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, तो सब में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी है। वहां हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब चीजों को हिसाब से चलाना पड़ेगा, तभी आप चल पाएंगे, वरना पहले की तरह जो जुमलेबाजी थी वो चीज, उससे काम अब चलने वाला है नहीं। आलोक द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। आलोक जी, आप सुबह से पैनल पर भी मौजूद हैं, टैली भी देख रहे हैं आप सुबह से, और रुझान भी देखे थे, एग्जिट पोल भी देखा था। समझना ये चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक है या पूर्वोत्तर में जो काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा कि दावा किया जाता है, उसका मैजिक है, या लोकल लीडरशिप का मैजिक है? देखिए भूपेश जी, ये समझना होगा कि पिछले 5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर 47 बार गए नॉर्थ ईस्ट में, 3.25 लाख करोड़ की परियोजनाएं दी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, हवाई सेवाएं, ये तमाम सारी चीजें प्रधानमंत्री ने वहां पर मुहैया कराई लोगों की। और शायद यही वजह है कि लोगों की वहां पर मानसिकता बदल गई। 2016 से पहले सिर्फ एक अरुणाचल एक ऐसा वहां पर अपवाद था कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कुछ महीनों के लिए सरकार बना पाई थी। उसके पहले भारतीय जनता पार्टी वहां पर कहीं भी स्टैंड नहीं करती थी पूरे नॉर्थ ईस्ट में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से लेकर 2016 तक 2 साल में ऐसे हालात बना दिए कि 2016 से जो क्रम शुरू हुआ उसमें आप ये देखिए कि 8 स्टेट में 6 जगह भारतीय जनता पार्टी आज काबिज है, या तो स्वयं सत्ता में है या फिर उसके सहयोगी सत्ता में है। तो आप देखिए कि कितना एक तरीके से ऊंचाई पर ले गए नॉर्थ ईस्ट में भारतीय जनता पार्टी, जहां पर कोई नाम लेवा नहीं था। जैसा कि मनोज जी ने भी कहा कि हमारा नाम लेवा कोई नहीं था वहां पर, आज हम वहां पर सरकारें बना रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरी, रत्नाकर जी को यह समझना होगा कि जब जब कांग्रेस गठबंधन की राजनीति में गई तब तब वो फेल हुई। और मुझे लगता है कि यहां पर एक बार फिर जो पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट कांग्रेस और वामपंथियों ने किया वो फेल हुआ। 2017 में उत्तर प्रदेश में अखिलेश के साथ कांग्रेस गई तब फेल हुई। जब जब गठबंधन की राजनीति में कांग्रेस ने एंट्री किया तब तब वो फेल हुई है। और एक बार फिर यह साबित हो गया है कि पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट जो समय समय पर कांग्रेस करती रही है उसमें हमेशा वो नाकामयाब होती रही है, और एक बार फिर पूर्वोत्तर के राज्यों में नाकामयाब हुई है। मनोज पंडित, 2024 का सेमीफाइनल मान रहे हैं इसको आप? नहीं, सेमीफाइनल देखो है क्या कि क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे दोनों अलग अलग हैं। तो आप इसे सेमीफाइनल मानेंगे तो भी हमारे फेवर में है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे फेवर में नहीं है। हम चूंकि हमने सरकार वहां पर, देश आजाद होने से और अब तक अगर हम पूरा रिकॉर्ड उठाएं तो जितने प्रधानमंत्री मोदी जी से पहले रहे वहां, उनके सारे दौरे एक तरफ और मोदी जी के दौरे एक तरफ। चूंकि इन राज्यों के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जाता था, वहां विकास की बात नहीं होती थी, वहां काम की बात नहीं होती थी, वहां कुछ नहीं होता था। आज हम लोगों ने वहां इतना बड़ा काम किया है, चीजें की है। वहां की जनता, आप देखिए कि अब आप कहते हो कि यहां हम यूपी में या इधर स्टेट्स में हिंदू मुस्लिम करते हैं, ये करते हैं, वहां तो हिंदू मुस्लिम का गेम ही नहीं है।
वहां तो क्रिश्चियंस हैं और लोग हैं, उनको इस जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन वो फिर भी आपको वोट दे रहे हैं, फिर भी आपको खड़ा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मनों में एक जगह बनाई गई कि हमारा भविष्य यहां सुरक्षित है और हमारे प्रदेश का विकास यहां से ही हो सकता है। रत्नाकर जी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, कई जगह बीजेपी की सरकार थी, गठबंधन के साथ सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, केंद्र की नीतियां, जैसा कि कांग्रेस लगातार आरोप लगाती है, 2 लोगों की सरकार है, 2 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं, अडानी अंबानी के लिए सरकार बनाई जा रही है, महंगाई से कोई वास्ता नहीं, ये मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों को धरातल पर नहीं उतारा जा रहा। क्या इसके पीछे वजह देखते हैं आप? इसके पीछे वजह यही है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से आज जो इनका प्रचारवाद है वो कहीं न कहीं वो हावी हो गया है। जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा उन मुद्दों पे चुनाव लड़ती है, चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों के हित का मामला हो, महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, तो ये सारे मुद्दों पे चुनाव लड़ती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन कहीं न कहीं आप देखने को यह मिला है, प्रायः देखने को मिला है कि इनके जो प्रचारवाद है, जो झूठे प्रचारवाद है, उससे लोग जो है भ्रमित हो जाते हैं और इनकी राष्ट्रवाद की झूठी खबरें इतनी जोर से बोल नहीं दीजिए भाई साहब, मैंने आपके पीछे बोला है, झूठे मनोज पंडित जी, आप बोल नहीं पाएंगे, आप बताइए ना, आप बोल नहीं पाएंगे, के माध्यम से देश की जनता को भगाने का काम कर रहे हैं, आप बताने का काम कर रहे हैं, आप आरोप लगा रहे हैं कि हमारे झूठे प्रचारवाद है। आप एक छोटे से बच्चे को भी चॉकलेट देते ये नहीं कह सकते कि वो आपके पक्ष में बात करे। आप अडानी के मुद्दे पे मौन पर धारण कर लेते हैं, मुंह पे मास्क लगाते हैं। आप देखिए ना, आज कमेटी गठन कर दिया जाए, कमेटी रिपोर्ट देगी, अडानी की बात कर रहे हैं, सब आपके कहने में। आज केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके सत्ता को गिराने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जनता जानती है और आपकी कथा करने में फर्क है। आपकी पत्नी करने में जनता जान चुकी है, पहचान चुकी है आपको। आए दिन 4 दिन की पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल गया, आप कहीं बचे नहीं। ऑपरेशन लोटस का नाम सुने आप? जरा बता दीजिए क्या है, आपने कहां गुल खेला है? आपने ईडी की नोटिस भेजी, सीबीआई की नोटिस भेजी महाराष्ट्र में, और उसके बाद ऑपरेशन लोटस चलाया, 50-50 करोड़ आपने दिया। आपकी पार्टी का होम मिनिस्टर देखा है, होम मिनिस्टर किसको जेल चले गए ना? आप बताइए, आपको भ्रष्टाचार के अलावा कुछ करना आता ही नहीं है, ये समझ लीजिए आप। फिर आज देख लीजिए, आज जो है ये जो है विश्व की सबसे अमीर पार्टी और मिस कॉल वाली पार्टी हो गई है, और इनके पास पैसा अथाह हो गया क्योंकि अडानी और अंबानी जैसे आप देखिए, अगर हम भारत को सबसे बड़ी पार्टी 110 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस है, ठीक है, हम तो आपके पास पैदा हुए ना। कुछ सोचा नहीं है, अगर आम आदमी के बारे में सोचते तो देश में इतनी महंगाई नहीं होती। चलिए आनंद जी, बिखरा हुआ विपक्ष है, कोई चेहरा नहीं है। जिस तरीके से 2024 की तरफ बढ़ता जा रहा है देश, पॉलिटिकल पार्टीज, ऐसे में अगर यही हालात रहे तो भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के कुनबे को टक्कर कौन देगा? बड़ा सवाल ये है। ठीक है, ये आज रिजल्ट आ गए, भारतीय जनता पार्टी अपनी पूर्वोत्तर में भी छाप छोड़ रही है, सरकार बना रही है। बाकी पूरे देश की अगर बात कर लेते हैं, एक मोटी मोटी नजर डाल लेते हैं, तो कौन विपक्ष का चेहरा होगा, कैसे टक्कर दी जाएगी एनडीए को? देखिए, यही तो सबसे बड़ी जो भाजपा की जीत का विषय है, सबसे बड़ी बात ही यही है कि विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है। राहुल गांधी वो सर्वमान नहीं है, ममता जी सर्वमान नहीं है, नीतीश जी सर्वमान नहीं है, अखिलेश जी सर्वमान नहीं है, तो ऐसे में कौन मोदी के चेहरे को टक्कर दे सकता है? ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, और शायद यही वजह है कि मोदी को कोई एक तरीके से हरा पाने की स्थिति में नहीं दिखता है। 2024 में अभी जो परिस्थितियां हैं, अगर आज की परिस्थिति में देखें तो 2024 में मोदी का चेहरा एक बार फिर कामयाब होता दिख रहा है। और खास तौर पर आज के जो 3 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव का एक तरीके से जो बार बार हम लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल, तो वो कहीं ना कहीं मोदी के चेहरे की वजह से ही इन 3 राज्यों में सफलता मिलती दिख रही है। क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों जो एक तरीके से अछूते थे और विकास से अछूते थे, वहां पर किस तरीके से विकास योजनाओं को डाल दिया गया, चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, हवाई सेवाएं हो, रेल हो, सब कुछ पिछले 5 सालों में 3.25 लाख करोड़ रुपए दिया गया। वहां पर खुद सब
चीजों की मॉनिटरिंग केंद्र सरकार के द्वारा की गई, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन चीजों की मॉनिटरिंग करते रहे, तो आप ये समझिए कि किस लेवल पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उसको अगर खत्म करना है, उसको अगर हराना है, तो उसी लेवल का कोई नेता चाहिए ना, जो आज विपक्ष में नहीं दिख रहा है। रत्नाकर सिंह, विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं दिखाई दे रहा है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे। विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जो जनता के बीच जाकर क्लिक करे। अंबानी, अडानी, दो लोगों की सरकार, कहीं कुछ सुनने को तैयार नहीं दिख रही जनता। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है 2013 से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं था, और जब चुनाव हुआ, मोदी जी को लेके आए लोग चुनाव में, उनको किस तरह से प्रचार तंत्र के से स्थापित किया गया। तो ये आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं जब चुनाव होगा तो लोगों ने देखा है कि राहुल गांधी ने जनता के लिए, किसानों के लिए, लोगों के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है, और जनता के लिए हमेशा से वो खड़े हैं। तो कहीं न कहीं राहुल गांधी जो है विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा है। और रही बात जो है विपक्ष की एकता की, तो मैं बता दूं कि 1998 में जब यही एनडीए का कुनबा बना था, 30-35 दलों का एनडीए का कुनबा बना था, तो तब भी प्रश्न इसी तरह उठाए जा रहे थे। लेकिन यूपीए जब बना और एनडीए बना, वो इसका एक जो है गठबंधन किस तरह से मिलकर लोग लड़ते हैं और एक साथ जो है सत्ता पक्ष को चुनौती देते हैं, ये उसका एक जो है जीता जाता उदाहरण है। तो इसमें आप कहीं शक नहीं कर सकते हैं कि मतलब हम लोग अलग अलग हो सकता है, कुछ मुद्दों पे हमारी भिन्नता हो, लेकिन कहीं ना कहीं 2024 का जब चुनाव आएगा तो सारे विपक्षी दल, भारतीय जनता पार्टी जो एक तानाशाह सरकार है, जो इस तानाशाह सरकार को सत्ता से हटाने के लिए सब लोग एकजुट होकर और जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, 2024 की घोषणा कर दी कि सब लोग जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी सबसे लोकप्रिय नेता बनेंगे। जनता के हितों की बात करते हैं, आप हवाई बातें करते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्रीन पर जो नीचे टैली चल रही है उसमें जरूर आप आगे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राज्यों के मुद्दे अलग होते हैं और लोकसभा के मुद्दे अलग होते हैं। वहां पर आपको पता चल जाएगा। मनोज पंडित, ये कांग्रेस का कहना। नहीं, मैं आप देखिए ना कि आज जहां कांग्रेस खड़ी है वहां उस खड़े होने के पीछे कारण क्या है। ये इनका क्या है कि कहते हैं ना कि धूल थी चेहरे पे, शीशा साफ करने में लगे रहे। तो शीशा साफ करने से आपका चेहरा साफ नहीं होने वाला। आपने जो कमियां हैं, आपकी जो गलतियां हैं, वो आप सुधारेंगे तो चीजें चलेंगी। आप सिर्फ सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स की बात करेंगे तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आज जो कानून आप देखिए, देश संविधान से चलेगा, आपके कहने से, आपकी उंगली उठाने से कुछ ये चीजें चलने वाली नहीं है। आप समझिए मेरी बात। चुनावी मोड में रहती है, नहीं, चुनावी मोड में रहती है तो उससे आपको क्या कष्ट? आप भी रहिए, किसी ने रोका है आपको चुनावी मोड में रहने से? किसी ने रोका है क्या? 70,000 प्रशस्ति पत्र बांट रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। 2 करोड़ के हिसाब से 8 साल में 16 करोड़ हो गए। 71,000 आपने सिर्फ बांटा है, प्रधानमंत्री जी ने दिया है। कितने रोजगार दिए? महंगाई कितनी कम कर दिया आपने? महंगाई तो 2.5 गुना कर दिया आपने। आज देखिए महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, 1 रुपया किलो प्याज। आप ये देखिए, जितना विकास का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, आप सोच नहीं सकते। आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर को देखिए। आरोप लगाना छोड़ दीजिए, आप बताइए जनता के हित में आपने क्या काम किया? आप रोड बन रहे हैं, उस पर हम चलेंगे, आप चलेंगे, जनता नहीं चलेगी रोड पे। शिक्षा की बात करना है, वहां आपके बच्चे, मेरे बच्चे पढ़ेंगे, जनता के बच्चे नहीं पढ़ेंगे वहां पे। स्वास्थ्य की बात करेंगे तो नहीं होगा। आप अभी उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा राष्ट्र मीट किया गया, झूठा राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके आप लोग इतनी तेज झूठा राष्ट्रवाद का चोला है। बड़ा आप इस पर आपका जवाब लूंगा। आलोक जी, समझना ये चाहेंगे नॉर्थ ईस्ट में ऐसा क्या क्लिक हुआ? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे, बॉर्डर इलाका है, सड़कों का जाल बिछा दिया गया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दावा करती है, या वहां के लोकल इश्यूज को सॉल्व किया? क्या ऐसा मामला क्लिक किया कि कहीं जगह बीजेपी को दोबारा मौका मिल रहा है और कहीं जगह सरकार बनाने के मूड में है? देखिए, ये पिछड़ा इलाका एक तरीके से माना जाता रहा है, लेकिन 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की गद्दी संभाली, उसके बाद से यहां पर ध्यान देना शुरू किया गया और उसके बाद से 2 साल में ऐसे हालात बना दिए गए कि जहां जहां भी चुनाव हुए वहां पर या तो भारतीय जनता पार्टी आई। सिक्किम को छोड़ दीजिए और एक स्टेट और छोड़ दीजिए, बाकी 8 स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है उनमें से 6 जगह पर भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल वहां पर काबिज, यानी कि गठबंधन की सरकार है वहां पर। और ये मुझे लगता है कि इसका श्रेय सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद से, जब से उन्होंने सत्ता संभाली, उसके बाद से वहां पर परियोजनाओं की एक तरीके से झड़ी लगा दी गई।
और दिल खोलकर वहां के लोगों को दिया गया। छोटे छोटे स्टेट है, पहाड़ी इलाका है, वहां पर न ठीक से सड़कें थी, न रेल यातायात था, न हवाई यातायात था, न वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर था ठीक से, न शिक्षा थी, न स्वास्थ्य था। तो वो सारी चीजें जब मिलना शुरू हुई तो वहां के लोगों ने महसूस किया कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी भी कोई दल है। और सही माने में भारतीय जनता पार्टी का वहां पर कोई नाम लेवा भी एक टाइम में नहीं था। और आज ये देख लीजिए कि 8 स्टेट पे 6 स्टेट पर भारतीय जनता पार्टी का भी तो कहीं ना कहीं वहां पर काम किया गया, कहीं ना कहीं वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इन्वॉल्व हुए, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने उसको विशेष तवज्जो दी। शायद यही वजह है कि आज वहां पर जो 3 स्टेट देख रहे हैं, वहां पर तीनों स्टेट पे मुझे लगता है कि मेघालय छोड़ दीजिए जहां पर हंग असेंबली की स्थिति बन रही, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी और एनपीपी गठबंधन ही सरकार बनाने की स्थिति में आएगा। अभी आप देख लीजिएगा 2 घंटे बाद। लेकिन दोनों बाकी त्रिपुरा की बात करें, वहां पर लगभग सारी स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं, नागालैंड की स्थितियां क्लियर हो चुकी हैं, पूर्ण बहुमत दोनों जगह दिख रहा है। अभी तक की परिस्थितियों में बहुत कहना चाह रहे हैं, एक बार सुनते हैं फिर उसके बाद जवाब सवाल पूछूंगा। मेघालय में कितने आत्मविश्वास के साथ हमारे जो है पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी भी सरकार बना लेगी। ये आत्मविश्वास के पीछे का जो है वो आप जानते हैं क्या मोटो है? वो मोटो यही है कि केन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी सत्ता हासिल करती है। भारतीय जनता पार्टी 26 सीटें एनपीपी जीतने के कगार पर है। 5 सीटें भी अगर भारतीय जनता पार्टी जीती है तो कुल मिला के 31 हो जाता है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और अदर भी बन जाएंगे तब भी 30 सीटें नहीं बनती और इनकी आपस में बातचीत भी चल रही है। ये आधार था इसका। आपस में बातचीत चल रही है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एनपीपी से अलग होकर के इन्होंने चुनाव लड़ा है। क्या कहा जनता के बीच में जाकर के कि जब हम इनके साथ सत्ता में रहते हैं तो ये विकास में रोड़ा अटकाते हैं, ये हमको विकास नहीं करने देते हैं। आज किस मुंह से फिर जाएंगे और कहेंगे कि हम आपके साथ सरकार बना रहे हैं। तो ये सत्ता ये मौका परस्त की राजनीति करते हैं। ये सत्ता की मलाई चाटने के लिए किसी से भी हाथ मिला लेंगे। इनको हर सूरत में सत्ता चाहिए। वो पीडीपी से भी हाथ मिलाना होगा तब मिलाए थे, कभी भी आज एनपीपी से जिसके खिलाफ चुनाव लड़े हैं उनसे भी हाथ मिला लेंगे। तो इनके चरित्र, चाल चेहरा चरित्र लोगों को मालूम है कि ये जो है सत्ता की मलाई खाने के लिए ये किसी भी चरित्र चेहरा तो कांग्रेस का जनता के सामने आ गया है। आप समझ लीजिए कांग्रेस का जो चेहरा जनता ये कांग्रेस का चेहरा जनता देख चुकी है कि क्या है आज क्या स्थिति है। आपने जो यात्रा निकाली उस यात्रा का क्या परिणाम निकला आप मुझे बताइए। उस यात्रा का परिणाम सिर्फ एक ही था कि जो पप्पू का टारगेट जो ठप्पा लगाता राहुल जी के पीछे से हटाने की बात थी और कोई कारण नहीं था इसका। जनता को कि 50 रुपया और सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया। जनता आप बताइए कहा 50 रुपये बढ़ाए तो कहा उसको बड़े हो रहा है, कहा उनकी समस्या खड़ी हो रही है। आज हमने इतना पैसा जनता की जेब में डालने की बात की कि वो 50 रुपये महंगा सिलेंडर खरीदने को तैयार है। दिखा नहीं देते। निर्मला सीतारमण जी कहती है कि महंगाई बढ़ी नहीं है, लोग जो है वो खर्चा करना कम कर दिए। तो इस तरह से जो है आप लोग बयान देंगे जब सदन में बैठ करके आप जो है निशिकांत दुबे कमी है। त्रिपुरा में 33 सीटों पर टैली दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी, आगे चल रही है। लेफ्ट और टीएमपी ने भी थोड़ी सी बढ़त बनाई है। अगर नागालैंड की बात करें तो करीब 39-40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन आगे चल रहा है। मेघालय में जरूर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ी है 5 सीटें, लेकिन एनपीपी के साथ जो हेमंत बिस्व शर्मा की बातचीत चल रही है उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वहां पर भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी एनडीए या बीजेपी सरकार बनाने के लिए। आलोक जी, एक बार मेघालय पे आना चाहूंगा। एनपीपी और भारतीय जनता पार्टी क्या कंफर्टेबल होंगे? चुनाव अलग अलग लड़े हैं, बावजूद उसके कंफर्टेबल होंगे फिर से एक साथ आने के लिए अगले 5 साल के लिए? देखिए, ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत स्टेट में हुआ जब पीडीपी के साथ बीजेपी जा सकती, तो यहां पर तो उनके साथ पहले सरकार में रहे हैं वो, तो इसलिए सत्ता के संतुलन के हिसाब को देखते हुए यहां पर एनपीपी में जाने में कहीं भी किसी भी तरीके की भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और जो परिस्थितियां थी, जो एग्जिट पोल आ रहे थे, उसके नतीजों के बाद से भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं नॉर्थ ईस्ट के, खासतौर पर असम के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एनपीपी के साथ एक बार जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके साथ उनकी बैठक भी हो चुकी है कॉनराड संगमा के साथ, तो कहीं दिक्कत होने वाली नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि कांग्रेस के पास है, आप पिछली 2018 का थोड़ा सा उदाहरण यहां पर देना चाहूंगा। 2018 में 21 सीटें कांग्रेस पाई थी वहां पर, लेकिन सत्ता से बाहर हो गई। 2 सीटें पाने वाली सत्ता के साथ जुड़ गई। तो न तो कांग्रेस के पास मैनेजमेंट है, न वहां पर लोकल लीडरशिप है जो चीजों को मैनेज कर सके,
ना ही उनके पास इस तरीके की व्यवस्था है कि लोगों के साथ उनके सहयोगी दल उनके साथ जुड़ सके। जी आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज पंडित बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी से आप जुड़े। आलोक द्विवेदी आपको बहुत शुक्रिया। रत्नाकर सिंह कांग्रेस से जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी थोड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में जरूर दिखाई दे रही है। नागालैंड में बीजेपी उसके अलायंस 39 सीटों पर आगे चल रहे हैं, जो कि रुझान है, लेकिन मेघालय में क्या कुछ होगा इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होंगे।